Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर। और जैसा कि मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ऑन द 9th क्लास एनसीईआरटी वर्ल्ड हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, आज हम लोग एनसीईआरटी के सेकंड टॉपिक के ऊपर लेके चले जाते हैं, दैट इज द सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। रशिया के अंदर क्रांति क्यों होती है, यूरोप के अंदर कैसे समाजवाद उभर के आया, जो सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसके ऊपर आज के ऊपर डिस्कस करेंगे। बट एज ऑलवेज बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, जो लोग ये प्लेटफॉर्म के ऊपर नए नए जुड़ रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से एक बहुत ही वार्म वेलकम है। मेरा नाम प्रतीक नायक है और मैं पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर। मैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के लिए जाना जाता हूँ, राइट फ्रॉम द हिस्ट्री फाउंडेशन टू द ऑप्शनल लेवल। ये सब के सब सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर आपको एनसीईआरटी के क्लासेस करा रहा हूँ, बट इसके अलावा आई ऑल्सो टीच ऑन अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं और वहाँ पे मेरा आज से टुडे ओनली, ठीक है, 7 बजे से मेरा कोर्स शुरू हो रहा है, द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के ऊपर मेरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स शुरू हो रहा है। दिस कोर्स कवर्स 2 आवर्स ऑफ सेशन, 2 घंटे के सेशन है और डेली 7 to 9 PM मेरे ये सेशन रहेंगे, 7 से 9 बजे तक के आपको सेशन रहेंगे। तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप जुड़ सकते हो बाय ज्वाइनिंग दी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको रेफरल कोड यूज करना है PN Live। द मोमेंट यू विल यूज द रेफरल कोड PN Live, आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा और साथों साथ आप मेरे साथ जुड़ पाओगे इन माय लाइव क्लासेस, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम है आप लोगों को। डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथों साथ आपको है ना पूरा एक इंटरेक्टिव फ्रेमवर्क के साथ आप तैयारी कर पाओगे। आपको जो भी डाउट्स होंगे वो सब भी सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। तो अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरे इतने सारे कोर्सेज चलते हैं। आई टीच द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन इंडियन हिस्ट्री। मैं इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पढ़ाता हूँ, राइट फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर टू वर्ल्ड हिस्ट्री टू पोस्ट इंडिपेंडेंस, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। आज मैं एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर कोर्स शुरू कर रहा हूँ। आज इनफैक्ट 7 बजे से मेरा एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर कोर्स शुरू होगा। उसके बाद आफ्टर प्रीलिम्स आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ कोर्स ऑन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो प्रीलिम्स के बाद इसके ऊपर और इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो जरूर से आप हम लोग को जुड़ सकते हो अनअकैडमी प्लस के ऊपर। फायदा यही होगा कि एक सब्सक्रिप्शन में हर एक सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। तो खाली आपको अकेले मेरे लिए नहीं जुड़ना है, मेरे अलावा और भी इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। कोई हिस्ट्री पढ़ाता है, कोई पॉलिटी पढ़ाता है, कोई इकोनॉमी पढ़ाता है, ज्योग्राफी पढ़ाता है, ठीक है। वो सब सब्जेक्ट्स की भी आपको तैयारी करनी है और आपको मेरे कोर्सेज की जितनी भी स्लाइड्स है, जितने भी हैंडआउट्स है, वो सब अवेलेबल हो जाएंगे ऑन द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा, अनलिमिटेड टाइम्स आप सेशंस को अटेंड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 2-3 बार या 4 बार ही देख पाओगे, नो माय फ्रेंड, यू कैन वॉच दी नंबर ऑफ लेक्चर्स इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स। आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पढ़ाते हैं। डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी यूज करने के लिए, और ऐप स्टोर के ऊपर से आप डाउनलोड कर सकते हो या अपना प्ले स्टोर के ऊपर से डाउनलोड कर सकते हो, या आप वेबसाइट के थ्रू भी लॉगिन कर पाओगे। और यूपीएससी सीएसई को अपना गोल चूज करिएगा, प्लीज यूज द यूपीएससी सीएसई एज योर गोल। एंड व्हाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन आपको 2 प्रकार के ऑप्शन अवेलेबल होंगे, एक होगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और दूसरा होगा प्लस सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जहां पे आपको पर्सनल मेंटर दिया जाएगा बाय द अनअकैडमी। इफ यू कैन सी ओवर हियर, पर्सनल कोच की फैसिलिटी अवेलेबल की जाती है बाय द अनअकैडमी, जहां पे आपको हेल्प करने वाले एक और मेंटर होंगे जो आपको गाइड करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फ्रॉम द फाउंडेशन, किस तरह से आपको तैयारी को आगे बढ़ाना है, कहाँ कहाँ कौन सी बुक्स को कैसे पढ़ना है, आपका स्टडी प्लानिंग करके देंगे, आपको फीडबैक पर्सनलाइज देंगे और आपके साथ डेली कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में फायदा ये होता है कि एज एन एजुकेटर मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँगा और मेरे क्लासेस के सिवा आपको अगर कोई भी इनफैक्ट छोटी मोटी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप पर्सनल कोच से भी ले सकते हो, और एज एन एजुकेटर प्रतीक नायक से तो आपको मिल ही जाएगा साहब, ठीक है। सो मैं तो आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा ही ऑलवेज, एनी टाइम आपने मेरा कोड यूज किया है कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि आप ये कोड को यूज करिए, PN Live कोड को, एंड यू कैन टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको 2 लोग गाइड करने वाले मिल जाएंगे। एक तो मैं तो रहूंगा ही साहब मेरे क्लासेस में, जो भी आपके डाउट्स वाउट्स होंगे, उसके सिवा जो दूसरी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है, आंसर राइटिंग से सेशन से लेके पर्सनलाइज फीडबैक, ये सब आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक्स्ट्रा अवेल किया जाता है ओवर एंड अबाउट प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो आइकॉनिक का 1 ईयर का 64,000 है, आफ्टर यूजिंग द रेफरल कोड 57,600 में कवर होगा।
उसी तौर के ऊपर 99,000 फॉर 2 years एंड आफ्टर यूजिंग द रेफरल कोड 89,100 में कवर हो जाएगा। ठीक है, ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है, जिन जिन लोगों को ईएमआई यूज करना है आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू भी ईएमआई कर सकते हो। बाकी प्लस सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 1 महीने से लेके 24 मंथ तक का। मैं आपको कहूंगा कि आपको मिनिमम 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। वाई मिनिमम 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन? उसके पीछे का कारण एक ही है कि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तब जाके आपका सिलेबस कवर होगा और कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो पाएगी। ठीक है, तो नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन जो है, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और शेड्यूल सब कुछ मिल जाएगा, जहां मैं तो आपके साथ कनेक्टेड रहने वाला हूँ, आइकॉनिक हो या प्लस हो। ठीक है, बट आइकॉनिक में आपको एक एक्स्ट्रा हैंड मिल जाता है जो आपको हेल्प करता है इन योर पर्सनलाइज गाइडेंस। तो 44,000 है, 44,000 1 ईयर की फीस है, बट अगर आपने रेफरल कोड PN लाइव यूज किया है तो 39,600 में कवर होगा। इसमें भी EMI ऑप्शन अवेलेबल है, यू कैन गो फॉर द EMI ऑप्शन माय फ्रेंड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी तौर के ऊपर 2 इयर्स का 64,000 है, पर यहाँ पे भी अगर आपने रेफरल कोड PN लाइव यूज किया तो आपको 57,600 में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों साइड के ऊपर है, इट्स अप टू यू, आप किस तरह से प्लान करते हो। इसके अलावा मेरे स्पेशल क्लासेस चलते हैं। ये सैटरडे को 29 अगस्त के दिन 9:30 PM मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस का एक MCQ का सेशन लॉन्च हो रहा है, तो आप फिर से आइएगा। ये फ्री क्लास है, स्पेशल क्लास जो होते हैं ये फ्री क्लासेस होते हैं और यहाँ पे आपको कोई फीस नहीं पे करनी है। ये 29 अगस्त है, मार्क माय डे। ठीक है, आप अपना दिन याद रखिएगा, 9:30 बजे ये सेशन रहने वाला है। चलिए आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं रिगार्डिंग द इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। क्लास 9th की जो NCERT है उसके अंदर हमने जो सेकंड चैप्टर जो पढ़ना है उसको पढ़ेंगे। अब देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ा है। फ्रांस की क्रांति के बाद सोशलिज्म नाम का एक टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर डाला हुआ है। ठीक है, तो आज मैं जो भी डिस्कस करने वाला हूँ ये चैप्टर का थोड़ा ओवरव्यू दूंगा और ये चैप्टर का कैसे बैकग्राउंड बनता है इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आपको एक समझावट देने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन एक टॉपिक आपका डाला हुआ है। अब ये जो चैप्टर है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। पहला है रशियन रिवॉल्यूशन, या पहला है सोशलिज्म इन यूरोप, और दूसरा जो है वो है रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको जानकारी होगी कि सोशलिज्म किसे कहते हैं, पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, सो यू शुड नो कि व्हाट इज सोशलिज्म ऑल अबाउट। हाँ, ठीक है, तो ये चैप्टर के अंदर NCERT क्या लिखता है, तो ये चैप्टर के अंदर हमको जानकारी मिलती है कि कैसे यूरोप के अंदर समाजवाद की विचारधारा है पॉपुलर हुई और किस तरह से धीरे धीरे ये समाजवाद की विचारधारा के द्वारा, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के द्वारा रशिया के अंदर इनफैक्ट जो उसका राजा हुआ करता था, राजा का नाम क्या था, जार निकोलस II, उसको अपनी सत्ता दे देनी पड़ती है। ही हैड टू गिव अप हिज पावर, उसको अपनी पावर क्यों देनी पड़ी। ठीक है, वो सोशलिज्म के कारण ही जिम्मेदार था और इसी के कारण ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रशिया के अंदर एक घटना होती है जिसे हम लोग कहते हैं रशियन रिवॉल्यूशन, रशिया की क्रांति। ठीक है, तो हम लोग आज के सेशन के अंदर क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली वो है आपकी समाजवाद की विचारधारा का उद्भव, द ओरिजिन ऑफ द सोशलिज्म इन यूरोप, एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द रशियन रिवॉल्यूशन, रशिया में क्रांति कैसे होती है, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे और रशिया की क्रांति के अंतर्गत क्या क्या घटनाएं हो जाएंगी, उन सब के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सोशलिज्म किसे कहते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड सोशलिज्म। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड के द्वारा आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा। बाय द वे थोड़ा बहुत टाइमलाइन अप्रोच से आपको समझाता हूं कि सोशलिज्म कब उभर के आया। ठीक है, तो आपको है ना यहाँ से 3-4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपको 3-4 प्रकार के क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन जो आता है जनरली वो ये आता है कि हाउ द ओरिजिन ऑफ सोशलिज्म टुक प्लेस। ठीक है, यूरोप के अंदर कि समाजवाद की जो विचारधारा है ये कैसे उभर के आई, ये पहले तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको यहां से पता होना चाहिए वो है कि सोशलिज्म की इंपैक्ट क्या पड़ी है समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। तीसरा पॉइंट यहां से आपको यह भी पता होना चाहिए व्हाट इज सोशलिज्म, समाजवाद क्या है। और चौथा पॉइंट आपको यहां से यह भी पता होना चाहिए वो है व्हाई सोशलिज्म। आज हम लोग जो भी टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स के ऊपर हम लोग ये 2-3 क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे और आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा व्हाट इज सोशलिज्म, दूसरा व्हाई सोशलिज्म, तीसरा प्रश्न ये आएगा कि ओरिजिन ऑफ सोशलिज्म क्यों हुआ और किस तरह से, कौन से टाइम पे इसका ओरिजिन होता है, विच टाइम व्हेन द ओरिजिन ऑफ द सोशलिज्म विल टेक प्लेस, एक क्वेश्चन ये भी निकल जाता है।
तो ये 5-6 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग आज का सेशन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको सोशलिज्म का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जानकारी होगी तो सोशलिज्म नाम की विचारधारा एक ये कहती है, सोशलिज्म नाम की जो विचारधारा जो है वो क्या कहता है, तो सोशलिज्म मूलभूत रूप से एक ऐसी विचारधारा है जो समाजवादी विचारधारा के रूप में पहचानी जाती है, जो समाजवादी विचारधारा के रूप में पहचानी जाती है। और ये विचारधारा के रूप में कहा जाता है कि जो रिसोर्सेज है या हम लोग कहेंगे कि द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के रूप में एक शब्द यूज किया गया है, या हम लोग कह सकते हैं द सोर्सेज ऑफ इनकम कह सकते हैं। ये अलग अलग शब्द आपको किताबों के अंदर मिलेंगे। दैट शुड बी अंडर द कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द सोसाइटी, कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द सोसाइटी। इसी को ही समाजवादी विचारधारा के रूप में पहचाना गया है। सादी भाषा में आपके जितने भी आय के स्रोत है, द सोर्सेज ऑफ इनकम और द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वो चाहे लैंड, लेबर, कैपिटल, मार्केट, सब कुछ हो गया, या जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज है, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज है या मैनमेड रिसोर्सेज है, ये जितने भी रिसोर्सेज है दैट शुड बी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी, उसको हम लोग समाजवाद के रूप में पहचानते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये चैप्टर का ओरिजिन क्यों इस तरह से डाला गया है और उसके पीछे का कारण क्या है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत टाइमलाइन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा और आपको थोड़ा वर्ल्ड का इतिहास का एक झांकी दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर अगर आप देखोगे तो फ्रांस की क्रांति जो होती है, फ्रांस की क्रांति होती है साहब इन द ईयर 1799। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि 1799 में फ्रांस की क्रांति हुई और 1815 तक फ्रांस की क्रांति चलेगी। इन दिस टाइम पीरियड हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था। सोशलिज्म का उद्भव यूरोप के अंदर कब होता है, तो सोशलिज्म का उद्भव हुआ है 1850s के बाद। कब होगा? 1850 के बाद। और रशिया की क्रांति जो है वो कब होती है? वो 1917 में होती है, 1917 में। अब आप समझने की कोशिश करो कि आपके सिलेबस के अंदर फ्रांस की क्रांति का टॉपिक 1799 से 1815 तक का समय दिया गया है, द टाइमलाइन इज गिवन। उसके बाद व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोशलिज्म इन यूरोप, द टाइमलाइन इज गिवन इन द 1850s। सो द क्वेश्चन इज कि इन दोनों समय के बीच में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड बिटवीन द ईयर 1815 टू 1850s। 1815 के बाद, फ्रांस की क्रांति के बाद क्या होता है और सोशलिज्म क्यों उभर के आया है, उसके पीछे क्या क्या रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस थे, और ये सोशलिज्म 1917 में रशिया के अंदर क्रांति क्यों कराएगा, उसके ऊपर भी हमको डिस्कस करना है। तो आज हमारा जो क्लास है वो मेनली डिस्कशन सेंट्रिक है, और आज हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं दोस्तों, उसमें भी डिस्कशन ज्यादा करेंगे रेदर देन दी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। रशिया के अंदर जो घटना होती है उसमें बहुत ही सिंपल चीज थी कि एक दिन राजा हुआ करता था रशिया का, ये राजा के सामने पब्लिक ने विद्रोह कर दिया, द पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द किंग, और उसके बाद वहां से राजाशाही खत्म हो जाती है और एक नई शासन पद्धति आएगी। सो वी सी द मोनार्की विल बी अबॉलिश्ड इन रशिया एंड अ न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विल बी एस्टैब्लिश्ड। सो इन दिस सिचुएशन वी सी द रशियन रिवॉल्यूशन विल टेक प्लेस। अब द क्वेश्चन इज कि रशिया के अंदर जो क्रांति हुई उसके पीछे सबसे मोटिवेटिंग फैक्टर जो था वो था आपका सोशलिज्म। The first and the most important motivating factor behind the Russian Revolution was the socialism. Now the question comes कि how does the socialism originated in Europe? ठीक है, so when we see the timeline approach of the socialism in Europe, तो आपको प्रश्न ये होना चाहिए कि why socialism advocates? Why socialism advocates? क्या है क्वेश्चन? Why socialism advocates कि that the means of production should be under the control of the society. समाज के हाथ में आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों होने चाहिए, ये सोशलिज्म क्यों एडवोकेट करता है? एक क्वेश्चन यहां से आता है। तो जब हम लोग सोशलिज्म की बात करेंगे तो याद रखेगा कि समाजवादी विचारधारा, ये विचारधारा कहां से उभर के आई, तो उसको जब हम लोग टाइमलाइन के अप्रोच से देखने की कोशिश करेंगे तो हमको बहुत सारी इवेंट्स देखने को मिलती है जो वर्ल्ड के हिस्ट्री को डोमिनेट करेगी, और इसी के कारण हमको देखने को मिलता है कि सोशलिज्म का उद्भव होता है। होता यह है कि इन द ईयर 1799 या 1789 जब फ्रांस की क्रांति होती है तो उसी के ही कंटेम्प्रेरी टाइम के अंदर हमको देखने को मिलता है, पैरेलल टू दिस पीरियड वी फाइंड इन इंग्लैंड देयर वाज अ प्रोसेस कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन गोइंग प्लेस। क्या कहते हैं उसको?
औद्योगिक क्रांति के रूप में पहचाना जाता है। और जब इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने एक नए क्लास को डेवलप किया जिसे हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास। क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास। ये इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास जो हुआ करता था, इसने इनफैक्ट जो प्राइवेट ओनरशिप है, ये प्राइवेट ओनरशिप अपने हाथ में रखी, ठीक है। और इसी के कारण क्या होता है कि सोसाइटी जो है, ये सोसाइटी के अंदर क्या होगा साहब, आपकी बहुत सारा भेदभाव होगा और समाज दो वर्गों के अंदर बट जाएगा। एक क्लास होगा जिसे हम लोग कहेंगे हैव सोसाइटी, और दूसरा क्लास होगा जिसे हम लोग कहते हैं हैव नॉट सोसाइटी। और होगा ऐसा कि जब फ्रांस की क्रांति खत्म होती है और 1815 तक आते आते जब हम लोग इनफैक्ट नेपोलियन का पराजय देखेंगे, तब तक हमको देखने को मिलता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड जो है काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। 1815 के बाद इंग्लैंड का जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है, इसका काफ़ी ग्रोथ पीरियड हमको देखने को मिलेगा और पूरे यूरोप के अंदर धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति बढ़ने की शुरुआत होगी। और इसी के कारण क्या होता है कि 1850 तक आते आते यूरोपियन सोसाइटी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस उभर के आए, और ये क्वेश्चंस जब इनफैक्ट हम लोग देखते हैं तो आपको एक क्लास इनइक्वालिटी की तरफ समाज को लेके जाएगा, जहां समाज के अंदर दो वर्ग बट गए हैं। देयर आर टू क्लासेस ऑफ पीपल विच आर ऑलरेडी डिवाइडेड, और ये दोनों के दोनों जो क्लासेस आपके डिवाइडेड मिल रहे हैं यूरोपियन सोसाइटी के अंदर, उसको लेके किसी ने क्वेश्चन किया और कहा कि भाई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में ना होने के कारण मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किसके हाथ में होने चाहिए। तो इनफैक्ट इसके ऊपर डिबेट चलती है। एक कहता है कि प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होने चाहिए। इनफैक्ट जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सब कुछ है, सब व्यक्ति ही कंट्रोल करेगा, इसमें कोई इनफैक्ट गवर्नमेंट का या सोसाइटी का रोल प्ले नहीं होना चाहिए। दूसरी विचारधारा कहती है दैट द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी एंड सोसाइटी शुड हैंडल एंड ऑलवेज ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जब इनफैक्ट डिबेट होगी, इसी के बाद हमको क्या देखने को मिलता है, द राइज ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। समझ में आया आपको? ठीक है। सो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर के अंदर आपके 3 से 4 क्वेश्चंस उभर के आएंगे। पहला प्रश्न आपको ये आता है कि भाई सोशलिज्म क्यों आया है। पहला प्रश्न आपको उभर के आता है वो है कि हाउ द सोशलिज्म ओरिजिनेटेड। दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज सोशलिज्म। तीसरा क्वेश्चन आता है व्हाई सोशलिज्म, और चौथा क्वेश्चन आता है व्हेन सोशलिज्म। ठीक है, तो हमने क्या किया है, 5W+1H के ऊपर हम लोग डिस्कस किया है और हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि इनफैक्ट सोशलिज्म के कौन से प्रकार होते हैं। एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से, वो है टाइप्स ऑफ सोशलिज्म। समाजवाद के कौन से अलग अलग प्रकार है, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये चैप्टर के अंदर जब आप पढ़ोगे, ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चैप्टर के ऊपर से वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आपकी एक फिलॉसफी इसका नाम दिया है, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म। आपने किताब के अंदर देखा होगा साहब वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, तो ये तीनों के तीनों नाम आपको मिलेंगे, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट्स ऑन इंडियन सोसाइटी। तो इनफैक्ट इंडियन सोसाइटी इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के ऊपर उसकी क्या इम्पैक्ट रही है, इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर और समझने की कोशिश करते हैं कि इनफैक्ट ये सोशलिज्म यूरोप के अंदर क्यों उभर के आता है। अब सोशलिज्म यूरोप के अंदर क्यों उभर के आया, उसके पीछे अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी क्या कहती है उसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है। हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा कि फ्रांस की क्रांति ने फ्रीडम और इक्वालिटी देने की कोशिश की। नो डाउट फ्रीडम और इक्वालिटी के बहुत सारे वीकनेसेस थे। मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि फ्रांस की क्रांति पूरी रूप से फ्रांस की सोसाइटी को इक्वल नहीं करेगी और फ्रांस की सोसाइटी में तभी भी थोड़ा बहुत भेदभाव होता था। हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, देयर वर सर्टेन लिमिटेशंस and there were certain drawbacks of the French Revolution, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताए थे। खैर, तो भी हम लोग कह सकते हैं कि मिनिमम फ्रीडम और इक्वालिटी इनफैक्ट फ्रांस की सोसाइटी के अंदर अब बढ़ने की शुरुआत होगी। ठीक है, और पूरे फ्रांस के अंदर ये विचारधारा पॉपुलर होती है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, फ्रांस की क्रांति ने एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया कि पूरी की पूरी जो सोसाइटी थी, वो सोसाइटी वो जो 3 एस्टेट के अंदर बटी हुई थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट, उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था
कि फ्रांस की क्रांति इनफैक्ट समाज के अंदर जो सोशल डिविजन्स हुआ करते थे, ये सोशल डिविजन्स को पूरी तरह से तोड़ देगी। हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि कैसे इनफैक्ट आपकी जब क्रांति होती है तो ये जो एस्टेट सिस्टम हुआ करती थी, ये एस्टेट सिस्टम को पूर्ण रूप से अबॉलिश कर दिया जाता है व्हेन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस एंड द असेंबली केम टू पावर एंड लेटर ऑन बाय द कन्वेंशन, ये सब कुछ खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी मिलेगी। अब होता क्या है कि सोसाइटी पहले 18 सेंचुरी के अंदर इनफैक्ट बहुत सारे एस्टेट और ऑर्डर्स के अंदर थी, जिसके द्वारा पूर्ण रूप से सोसाइटी के अंदर ही सोशल पावर था और सोसाइटी के अंदर ही क्या हुआ करता था, इकोनॉमिक पावर था। अब आप देखने की कोशिश करिए कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग थे, ये सोशली भी अगर आप देखोगे हायरार्की के अंदर बहुत ही ऊपर हुआ करते थे। सही कि गलत? इनकी जो हायरार्की थी काफ़ी ऊंची हुआ करती थी। और जब आप सोसाइटी में हायरार्की में ऊपर रहते हो तो आपके हाथ में इकोनॉमिक कंट्रोल भी आएगा कि नहीं आएगा? आज की तारीख में भारत के अंदर भी आपको ऐसी ही समाज व्यवस्था मिलती है। वेनेवर इनफैक्ट आप देखते हो कि कुछ लोग जो इनफैक्ट है ना इकोनॉमिकली पावरफुल होते हैं, उनकी समाज के अंदर प्रतिभा भी ज़्यादा होती है, उनको लोग पहचानते भी है, उनके कॉन्टेक्स्ट एक शब्द आता है वो भी आपको ज़्यादा मिलेगा। एक्चुअली फ्रांस के अंदर भी यही हुआ करता था। बट होता क्या है कि रिवॉल्यूशन जब होता है तो उसने इनफैक्ट ये सब पूरी की पूरी समाज व्यवस्था को बदल दिया। अब देखिए रिवॉल्यूशन ने इनफैक्ट ये जो समाज व्यवस्था को बदला है, उसके कारण यूरोप के अंदर अब समाजवाद की विचारधारा है वो पॉपुलर होगी। ठीक है, अब क्या होता है उन सब के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये जो टॉपिक दिया हुआ है, ये टॉपिक को हम लोग कहते हैं द एज ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का समय था। तो फ्रांस की क्रांति ने पूरी दुनिया को ये समझाया है कि देखिए अब समय बदलना शुरू हो गया है और हमको भी एक्सेप्ट करना है कि अब सोसाइटी चेंज होगी। और सोसाइटी जब चेंज होगी तो समाज की जो पूरी परिकल्पना है, जो हमने ट्रेडिशनल वे के अंदर सोसाइटी को समझ के रखा है, उसको भी अब बदलना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या होता है कि फ्रांस के अंदर सोशल चेंज की शुरुआत हुई। ये सोशल चेंज फ्रांस से शुरू हुआ और ये सोशल चेंज धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो दुनिया के अलग अलग कोनों में चला गया, यूरोप के अंदर चला गया, एशिया के अंदर चला गया। अब देखिए क्या होता है, अब जब यूरोप और एशिया के अंदर इनफैक्ट फ्रांस की क्रांति का प्रभाव पड़ेगा तो हमको देखने को मिलता रहता है कि इंडिविजुअल राइट्स के बारे में लोगों ने बात करनी शुरू कर दी, क्योंकि फ्रांस वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्रीज जिसने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन्स डिक्लेयर किए थे। और इसने इनफैक्ट पूरी तरह से जो शासन पद्धति थी उसके अंदर बहुत सारा क्वेश्चन मार्क किया था। दूसरा, कंट्रोलिंग ऑफ द सोशल पावर, उसके ऊपर भी अब डिस्कशन होने की शुरुआत हो गई, क्योंकि फ्रांस की क्रांति ने लोगों को वैचारिक रूप से बदल दिया, आइडियोलॉजिकली बहुत लोगों को बदला। इन दिस सिचुएशन वी फाइंड इंडिया के अंदर भी बहुत सारे थिंकर्स थे जिन्होंने फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसके अंदर से इनफैक्ट जो चेंजेस हो रहे थे वो इंडियन सोसाइटी में लाने की कोशिश की। उनमें से एक थे राजा राम मोहन रॉय। मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि राम मोहन रॉय का कंट्रीब्यूशन क्या था एंड हाउ द राम मोहन रॉय थिंक अबाउट द चेंजिंग ऑफ द इंडियन सोसाइटी। उन्होंने किस तरह से इंडियन सोसाइटी के अंदर चेंज कैसे लाने चाहिए, इसके बारे में हमको बताया था, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था साहब। ठीक है, तो राम मोहन रॉय और इनफैक्ट एक और थिंकर थे जिनका नाम था हेनरी विवियन डेरिजियो। अगर आपको जानकारी होगी, हेनरी विवियन डेरिजियो वाज अ सोशल रिफॉर्मर जिन्होंने भारत के अंदर एक आंदोलन की शुरुआत की थी जिसका नाम था यंग बंगाल मूवमेंट। क्या नाम था? यंग बंगाल मूवमेंट। एंड वाया द यंग बंगाल मूवमेंट, याद रखेगा, वाया द यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डेरिजियो इनफैक्ट भारत के अंदर फ्रांस की क्रांति के जो विचार थे उसको भारत की सोसाइटी के अंदर पॉपुलराइज करने का काम करते हैं। ठीक है, सो वी सी द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैड अ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑन द इंडियन सोसाइटी। और फ्रांस के अंदर जो चेंजेस हुए वो चेंजेस अब इंडिया के अंदर और इनफैक्ट दुनिया के अलग अलग कोने में आने की शुरुआत होगी। अब इसी के कारण क्या होता है कि पूरी जितनी भी कॉलोनीज हुआ करती थी, ये कॉलोनीज के अंदर इनफैक्ट सोसाइटल चेंज की भी बात होगी। देखिए, फ्रांस अगर पूरी की पूरी समाज व्यवस्था बदल सकता है तो हम क्यों नहीं बदल सकते? वाई नॉट अस, है ना? तो ये पूरा का पूरा जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन के द्वारा हमको फ्रांस की क्रांति के अंदर एक नए प्रकार के चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसी को ही सोशल चेंज के डायमेंशन के रूप में पहचाना गया है। अब समझ में आता है कि एनसीईआरटी इसके आगे क्या लिखती है, उसको थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए क्या होता है, यूरोप के अंदर सोसाइटी चेंज होने की शुरुआत हुई। अब यूरोप के अंदर पहले सोसाइटी कैसी हुआ करती थी? फ्यूडल सोसाइटी थी। अब सोसाइटी फ्यूडल थी, इसके लिए कुछ नहीं हो पा रहा था। अब सोसाइटी बदल रही है। अब सोसाइटी बदल रही है तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आज की तारीख में मैं कहता हूँ कि इंडिया की अगर सोसाइटी को अगर आपको बदलना है, सोसाइटी को अगर आपको चेंज करना है, इंडिया की सोसाइटी को अगर आपको मॉडिफाई करना है,
तो क्या आपको लगता है कि इंडिया की मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसको एक्सेप्ट करेगी? डू यू थिंक दैट द सोशल चेंज इन इंडिया, प्रेजेंट डे इंडिया, क्या आपको लगता है कि लोग एक्सेप्ट करेंगे साहब? ठीक है, ये बहुत ही भारी प्रश्न है और बहुत ही पेचीदा प्रश्न है। इनफैक्ट अगर आप पूरी सोसाइटी को देखो, इफ यू ट्राई टू सी द होल सोसाइटी, तो इट इज़ वेरी टफ टू चेंज द सोसाइटी। समाज को बदलना बहुत ही मुश्किल है साहब। क्यों मुश्किल है उसके पीछे का कारण भी आपको समझाता हूँ। द रीज़न वाई द सोसाइटी इज़ वेरी टफ टू चेंज, उसके पीछे का फंडामेंटल कारण क्या है? द फंडामेंटल रीज़न बिहाइंड दैट इज़ दिस ओनली, क्योंकि सोसाइटी के अंदर कुछ कुछ तत्व ऐसे हैं, देयर आर सर्टेन फोर्सेस इन द सोसाइटी हु फील दैट हमारा एक स्टेटस को रहना चाहिए। क्या है? स्टेटस को रहना चाहिए। स्टेटस को का मतलब क्या है कि जैसे समाज चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम लोग समाज व्यवस्था की बात करेंगे, व्हेन विल टॉक अबाउट द सोसाइटी, आज की तारीख में भी सोसाइटी चेंज करने को तैयार नहीं है। मैं आपको फ्रांस की क्रांति की बात कर रहा हूँ और इनफैक्ट ये टॉपिक आपको बताता है कि फ्रांस की क्रांति के बाद जो पूरी वर्ल्ड जो थी, वो वर्ल्ड के अंदर सोशल चेंज की बात होने की शुरुआत होगी। बट डू यू थिंक दैट ऑल पर्सन्स इन द वर्ल्ड विल बी एक्सेप्टिंग दिस सोशल चेंज? क्या आपको लगता है कि जो समाज परिवर्तन हो रहा है फ्रांस की क्रांति के बाद, वो पूरी दुनिया के लोग उसको स्वीकारेंगे साहब? नहीं स्वीकारेंगे साहब। ठीक है, एनसीईआरटी भी यही कहती है कि नॉट एवरीवन इन यूरोप वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी। यूरोप के सब लोग नहीं चाहते थे कि समाज व्यवस्था बदले। यूरोप के कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे कि भाई समाज व्यवस्था जैसी चल रही है वैसी होनी चाहिए। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब क्या होता है कि यूरोप के अंदर फ्रांस की जब क्रांति हुई, जब फ्रांस की क्रांति होती है, तो फ्रांस की क्रांति होने के बाद हमने देखा कि सोसाइटी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की बात की गई। अब जब ट्रांसफॉर्मेशन लेने की बात की गई है तो सोसाइटी के अंदर 3 बंटवारे हो जाते हैं। पहला बंटवारा जो सोसाइटी के अंदर होता है, पूरी यूरोपियन सोसाइटी के अंदर, तो उसके अंदर हमको देखने को मिलता है एक वर्ग है जिसे हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव्स। क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव्स। ये मूलभूत रूप से रूढ़िचुस्त लोग हैं, जो ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के साथ जुड़ने वाले लोग हैं, जिनका मानना है कि कुछ समाज व्यवस्था नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, सो दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट द सोसाइटी शुड नॉट चेंज डायरेक्टली। कुछ लोग ऐसे हैं जिसे हम लोग लिबरल्स या रेडिकल्स के रूप में भी पहचानते हैं। किसके रूप में पहचानते हैं? लिबरल्स के रूप में पहचानते हैं, या इन्हीं को ही रेडिकल्स के रूप में भी पहचाना जाता है। ठीक है, जो चाहते थे कि सोसाइटी चेंज हो जाता है। तो फ्रांस की रिवॉल्यूशन की इम्पैक्ट सोसाइटी ट्रांसफॉर्मेशन में होती है, और यूरोप के अंदर यूरोपियन सोसाइटी के अंदर 3 प्रकार के लोग आएंगे, या मैं कहूँगा 2 प्रकार के लोग आएंगे। 2 काइंड ऑफ पीपल विल बी इमर्जिंग। एक क्लास था जिसे हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव्स। द कंजर्वेटिव्स वर दोज पीपल हु वर नॉट हैप्पी विद द चेंज एंड दे वांटेड टू मेंटेन द स्टेटस को। ये चाहते थे कि हो सके उतना इनफैक्ट स्टेटस को मेंटेन करे। अगर रिफॉर्म्स भी करना है तो क्या करना है? लिटिल रिफॉर्म्स करना है, थोड़े बहुत रिफॉर्म्स आपको करना है। दूसरा वर्ग था जिसे हम लोग कहते हैं लिबरल्स। ये लिबरल्स या रेडिकल्स ऐसे जो थे जिनके लिए हम लोग कह सकते हैं कि दे वांटेड टू गो फॉर सोशल रिफॉर्म्स। ये चाहते थे कि समाज के अंदर चेंजेस आ जाए, और चेंजेस ऐसे लाएंगे जिसके द्वारा समाज के अंदर लोगों का अपलिफ्टमेंट हो, और समाज के अंदर इनफैक्ट जो पावर है वो कहीं ना कहीं अब पब्लिक के हाथ में आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि पूरा यूरोप जो है वो ये सब डिस्कशंस के अंदर चलने की शुरुआत होती है। ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग? यूरोपियन सोसाइटी वाज गोइंग थ्रू अ चेंजेस पीरियड एट दैट टाइम आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एंड बिकॉज द यूरोपियन सोसाइटी वाज गोइंग थ्रू अ चेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार के रिस्पॉन्स दिए। कुछ लोग चाहते थे कि धीरे प्रकार के हम लोग चेंज करें। कुछ लोग चाहते थे कि सोसाइटी को पूरी तरह से हम लोग चेंज कर दे, रेडिकली चेंज कर दे, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सोसाइटी इन द रेडिकल वे। तो जो रीस्ट्रक्चरिंग रेडिकली चाहते थे उनको लिबरल्स या रेडिकल्स के रूप में पहचाना गया, और जो लोग इनफैक्ट ग्रेजुअली सोसाइटी को बदलना चाहते थे उनको कंजर्वेटिव्स के रूप में बदल गया। ठीक है, अब यहां से ही प्रश्न आता है कि हु वर द कंजर्वेटिव्स, हु वर द लिबरल्स, हु वर द रेडिकल्स। ठीक है, और इनके साथ इनफैक्ट कौन सी चीजें जुड़ी हुई है वो एनसीईआरटी आपको बताता है। ठीक है, अब देखिएगा कि एनसीईआरटी क्या कहता है। एनसीईआरटी पहला क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डिड दिस टर्म्स रियली मीन्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ टाइम। उस समय ये शब्द का मेंशन क्या किया करता था और इसका इंपॉर्टेंस क्या था।
दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा है, व्हाट सेपरेटेड दिस ट्रेंड्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक देम टुगेदर। इनमें से कौन से विचारधारा क्यों अलग अलग है और वो कभी कभी कॉमन भी होती है, दे हैव सर्टेन यूनिफॉर्म एस्पेक्ट्स एज वेल। तीसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा है, वी मस्ट रिमेंबर दैट दिस टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ और एट ऑल टाइम्स। ठीक है, मतलब वो हर समय के ऊपर सेम नहीं होता है, वो समय के साथ बदलता रहता है। आज किसी को हम लोग लिबरल कहेंगे तो 18वीं सेंचुरी में लिबरल की व्याख्या अलग थी। खासकर आज के भारत के अंदर समाज व्यवस्था की जब हम लोग बात करते हैं तो हमको ये लिबरल पॉलिटिक्स नाम का एक शब्द मिलता रहता है साहब। ठीक है, तो वी सी मल्टीपल थिंग्स, हमको बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर से मिलती रहेगी। अब प्रश्न ये है कि यूरोप के अंदर जो समाजवाद आया और जो रशिया की क्रांति होती है उसमें कौन से सोशल फैक्टर्स ने इनफैक्ट रोल प्ले किया, और ये जो सोशलिज्म कैसे उभर के आया है उसके बारे में आपको यहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी लिखती है, वी विल लुक ब्रीफली एट द इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऑफ द 19th सेंचुरी एंड हाउ द इन्फ्लुएंस चेंज, किस तरह से लिबरल, कंजर्वेटिव्स और आपके रेडिकल पॉलिटिक्स का इसका ग्रोथ हुआ। देन वी विल फोकस ऑन द हिस्टोरिकल इवेंट वेयर देयर वाज अ अटेम्प्ट ऑफ द रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी। फिर समाजवाद कैसे उभर के आया उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब रशिया के अंदर क्रांति होती है तो सोशलिज्म सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना के रूप में उभर के आया। ठीक है, तो ये जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट के अंदर एज ऑफ सोशल चेंज नाम का टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, ये सोशल चेंज क्यों उभर के आया, होपफुली मैंने आपको समझाया कि भाई फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप के अंदर शासन व्यवस्था ऐसी हो चुकी थी कि अब सोशल चेंज लाने की आवश्यकता थी, और इसी के कारण सोसाइटी के अंदर 3 अलग अलग प्रकार की विचारधारा आई। एक कंजर्वेटिव्स कहते हैं, एक को लिबरल्स कहते हैं और एक को रेडिकल्स कहा जाता है। ये कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स, ये तीनों के तीनों जो आइडियोलॉजी के रूप में अगर आप समझोगे तो दो तो सिमिलर ही है, लिबरल्स एंड रेडिकल्स, ये तो दोनों सिमिलर ही है। ये पॉलिटिकल कम सोशल चेंजेस वाले लोग थे, ये राजकीय कम सामाजिक परिवर्तन लाने की मांग करने वाले लोग थे, और इन्होंने इनफैक्ट फ्रांस के अंदर, फ्रांस के बाहर, यूरोप के अलग अलग प्रदेशों में सोशल चेंज एडवोकेट करने के लिए अपनी इनफैक्ट विचारधारा दी। ठीक है, तो यहाँ से ही आपका जो सोशलिज्म जो है वो इनफैक्ट शुरू होगा। और सोशलिज्म के एडवोकेट करने वाले जो 2-3 प्रकार के लोग थे, एक चाहता था कि समाज ऐसा चले, एक चाहता था कि समाज ऐसा चले, एक चाहता था कि लिटिल रिफॉर्म्स करे, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स करे, एक चाहता था कि रातों रात रिफॉर्म्स कर दिया जाए। ठीक है ना, सोशल चेंजेस बहुत रेडिकल वे के अंदर कर दिए जाए, कंप्लीटली चेंज कर दिया जाए, उसके बारे में हमको देखने को मिलेगा। अब देखिए लिबरल्स किसे कहते थे। ठीक है, अब लिबरलिज्म करके एक विचारधारा है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लिबरलिज्म। ठीक है, उदारवाद की विचारधारा कहते हैं, क्या कहते हैं, उदारवाद की विचारधारा। अब उदारवाद की विचारधारा का डेवलपमेंट क्या है पहले तो, दूसरा ये कैसे उभर के आया और इसका ग्रोथ क्यों हुआ, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करता हूं, फिर आपको स्लाइड्स के ऊपर लेके जाऊंगा। अब पहले सोसाइटी कैसी हुआ करती थी, हाउ द सोसाइटी वाज देयर अर्लियर। अगर आप याद करो तो मैंने आपको बताया कि सोसाइटी कंजर्वेटिव थी कि नहीं थी, जहां सोसाइटी के अंदर एक वर्ग था जो कहता है कि आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या पीना चाहिए, आपको क्या पहनना चाहिए, आपको किसकी पूजा करनी चाहिए, whom you should worship, what you should wear, what you should eat and what you should think about. Everything was controlled and that was controlled by the society और दैट माइट बी कंट्रोल बाय द स्टेट। वो राज्य के द्वारा या समाज के द्वारा कंट्रोल करने वाली एक पूरी की पूरी पद्धति है, जिसे हम लोग इसको मूल रूप से हम लोग पहचान सकते हैं कंजर्वेटिव विचारधारा के रूप में। अब कंजर्वेटिव विचारधारा पहले पूरी दुनिया के अंदर चलती थी, मतलब जो मिडिवल एरा है उसको कंजर्वेटिज्म के रूप में ही पहचाना गया है। इंडिया के अंदर भी जब हम लोग कंजर्वेटिव्स की बात करेंगे तो जो मुगल ट्रेडिशंस जो थे या इंडिया के कुछ प्रिंसली स्टेट्स से उनके जो ट्रेडिशंस थे उनको कंजर्वेटिव ट्रेडिशंस के रूप में पहचाना गया है। फिर उसके बाद इंडिया की सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश की गई बाय राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खान। इन सब लोगों ने इनफैक्ट भारतीय समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की और थोड़ा बहुत दिमाग खोला और लोगों को समझाया कि देखिए हम लोग को थोड़ा उदारवादी होना पड़ेगा। ठीक है, तो लिबरलिज्म करके एक विचारधारा है। क्या है विचारधारा? लिबरलिज्म।
लिबरलिज्म जो विचारधारा है जो मूलभूत रूप से लिबर्टी से आई है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, जब फ्रांस की क्रांति हुई, व्हेन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, तो फ्रांस की क्रांति होने के बाद तीन विचारधारा सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई। कौन सी हुई? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो जब हम लोग इनफैक्ट पूरी की पूरी लिबरल्स की बात करेंगे तो लिबरल्स वर अ ग्रुप ऑफ पीपल। कौन थे साहब? लिबरलिज्म करके जो विचारधारा है दैट वाज बेसिकली प्रोपोगेटेड बाय लिबरल्स। लिबरल्स कौन थे? तो दे वर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, दे वर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु वर ऑफ द ओपिनियन कि समाज को मुक्त कर देना चाहिए, समाज को फ्रीडम देनी चाहिए, और समाज के अंदर की जो रीत रिवाज है, समाज के अंदर की जो शासन पद्धति है, उसके अंदर है ना भेदभाव खत्म होना चाहिए, आदमी को अपना डिसीजन लेने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, सो हमको क्या देखने को मिलता है कि जब फ्रांस की क्रांति खत्म हो रही है तो पूरा यूरोप क्रांति के रंग में रंग गया था। एक्चुअली द होल ऑफ यूरोप वाज इम्पैक्टेड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि जब फ्रांस की क्रांति खत्म होती है तो पूरे फ्रांस के अंदर आग लगेगी और फ्रांस के बाहर भी पूरे दुनिया के अंदर आग लगने शुरू हो जाएगी। तो उसके कारण क्या होता है कि आपके जो लिबरल्स हुआ करते थे, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स थे, जो चाहते थे कि हर एक को लिबर्टी होनी चाहिए अपने हिसाब से। अब लिबर्टी कौन से प्रकार की लिबर्टी की बात करते हैं? तो लिबरल्स चाहते थे कि आपको सोशल लिबर्टी होनी चाहिए, लिबरल चाहते थे कि आपको रिलीजन की लिबर्टी होनी चाहिए, लिबरल चाहते थे कि आपको प्रोफेशन की लिबर्टी होनी चाहिए। प्रोफेशन का मतलब क्या है कि आप चाहो वो काम धंधा कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये विचारधारा के रूप में जब हम लोग लिबरल्स को पहचानते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिबरल्स फ्रॉम दिस होल पर्सपेक्टिव, तो लिबरल्स का एक अलग ही आपको व्याप मिलेगा, उनका एक अलग ही डायमेंशंस मिलेगा। ठीक है, सो लिबरल्स एक ऐसी प्रकार की शासन व्यवस्था चाहते थे जहां किसी के साथ धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब देखिए कि लिबरल्स की जब ग्रोथ हो रही है तब पूरे यूरोप के अंदर पूरी शासन पद्धति कैसी हुआ करती थी, और जो इनफैक्ट उस टाइम पे कंट्रीज बनने शुरू हुए थे उसमें भी धार्मिक भेदभाव किस प्रकार का था। तो जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ एनसीईआरटी लिखता है कि वी शुड रिमेंबर एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अदर। ठीक है, यूरोप के जितने भी राज्य थे वो अलग अलग प्रकार के भेदभाव किया जाते थे। ठीक है, ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च। तो उससे ही हमको समझ में आता है कि सोसाइटी के अंदर रिलीजियन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत था। अब लिबरल्स जब इनफैक्ट पॉपुलर हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखो धर्म का प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो लिबरल्स वर द वन हु वर ऑफ द ओपिनियन दैट द सेक्युलर स्टेट शुड बी एस्टैब्लिश्ड। क्या होना चाहिए? सेक्युलर स्टेट शुड बी एस्टैब्लिश्ड। आपका जो राज्य है वो राज्य धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, जिसमें धर्म के आधार के ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसकी बात ये लिबरल्स कर रहे हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट विचारधारा है क्योंकि फ्रांस के अंदर नेपोलियन जो था उसने सेक्युलर स्टेट की एस्टैब्लिशमेंट कर दी थी, और नेपोलियन वाज ऑफ द ओपिनियन कि रिलीजन शुड नॉट इंटरफियर इनटू द स्टेट पॉलिटिक्स। राज्य की जो भी नीति है और राज्य की जो भी शासन व्यवस्था है उसमें धर्म का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। नेपोलियन की विचारधारा के कारण इनफैक्ट जब नेपोलियन हार भी गया 1815 में, जब नेपोलियन का पराजय हुआ, उसके बाद भी इवन आफ्टर दैट वी फाइंड देयर वाज अ क्लास ऑफ पीपल हु वर ऑफ द ओपिनियन कि रिलीजन और स्टेट के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रिया स्पेन के अंदर कैथोलिक चर्च का दबदबा, ब्रिटेन के अंदर चर्च ऑफ इंग्लैंड जो प्रोटेस्टेंट चर्च हुआ करता था। एक्चुअली क्रिश्चियनिटी में दो संप्रदाय आपको पता होगा, एक है जिसका नाम है कैथोलिक चर्च और दूसरा संप्रदाय है जिसका नाम है प्रोटेस्टेंट चर्च। इन दोनों के इनफैक्ट अपने कमांड सेंटर हुआ करते थे और ये चर्च बेसिकली पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता था। फ्रांस की क्रांति ने पूरी दुनिया को दिखाया और फ्रांस ने कहा कि देखिए हम किस तरह से समाज व्यवस्था को और शासन व्यवस्था को धर्म से अलग कर दिया है, वो पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग शासन व्यवस्था में भी करना चाहिए। ठीक है, दूसरा, लिबरल्स ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि आपकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्या है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होनी चाहिए। किसकी एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए? डेमोक्रेसी। अब देखिए फ्रांस की क्रांति ने लिबरल्स को क्या ग्रोथ कराया कि नहीं कराया? फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को दिखाया कि कैसे डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की जा सकती है। खैर फ्रांस के अंदर होता कुछ उल्टा है, फिर पहले तो क्रांति होगी और फिर टाइम बीइंग तक आपकी डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश भी होती है, अगेन फिर रिवॉल्यूशन को ख़त्म कर दिया जाएगा बाय द ईयर 1815। बट मेजोरिटी ऑफ द लिबरल्स जो इनफैक्ट एक विचारधारा के रूप में मानते थे, जिनका मानना था कि आपकी जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, क्या कहते हैं? डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है,
वो कहीं ना कहीं आपके पब्लिक का गला दबा देगी और आपका सोसाइटी के रूप में, आपकी पॉलिटी के रूप में आपका विकास नहीं हो सकता, उसके ऊपर बात की है। और इसके कारण लिबरल्स ये कहते हैं कि डायनेस्टिक रूलर्स का जो दबदबा है, जो अनकंट्रोल्ड पावर डायनेस्टी ने बना के रखा है अलग अलग शासन व्यवस्था के तहत, उसका भी हम लोग उसका विरोध करते हैं। दे ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूलर्स। इनफैक्ट लिबरल्स का मानना यह था कि आपकी जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स चल रही है यूरोप के अंदर, उसका भी विरोध होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि पूरे यूरोप के अंदर बहुत सारे लोग थे जो इनफैक्ट ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के अगेंस्ट बोलने शुरू हुए। अब देखो, फ्रांस के अंदर खत्म कर दी गई थी थोड़े टाइम तक, अगेन इन द ईयर 1815 डायनेस्टिक पॉलिटिक्स फिर से एस्टैब्लिश की जाती है, बिकॉज क्योंकि नेपोलियन हार गया था और बर्बर डायनेस्टी को वापस बिठा दिया जाएगा। ठीक है, और मूलभूत रूप से ये लिबरल्स का मानना ये था कि आपकी जो सोसाइटी है उसमें व्यक्ति का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हावी होना चाहिए। द राइट ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी सुप्रीम। जब तक इनफैक्ट व्यक्ति का इंटरेस्ट आप सुप्रीम नहीं करोगे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आप उसको गवर्न नहीं करोगे, तब तक आप डेमोक्रेसी के रूप में नहीं जा पाओगे। इसी के कारण लिबरल्स एक ऐसी विचारधारा के रूप में हमको मिलेगा जो पूरे यूरोप के अंदर पॉपुलर हो रहा था। ये लिबरल्स का मानना था कि पॉलिटिकल चेंज होने चाहिए, सोशल चेंज होने चाहिए, रिलीजियस चेंजेस होने चाहिए, एंड द लिबरल्स वर द वंस हु वर आर्ग्यूइंग फॉर द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, दे वर आर्ग्यूइंग फॉर द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, एंड इनफैक्ट इनका मानना था कि एक जुडिशरी होनी चाहिए दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर्स एंड ऑफिशियल। मतलब क्या है कि ये डेमोक्रेसी तो चाहते थे, ये भी चाहते थे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर को भी अपने साथ वकालत दी है। समझ में आया आपको? सो दे ट्राई टू गिव द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इन्होंने कहा कि कोई एक हाथ के ऊपर अगर आप सत्ता दोगे तो फिर ठीक नहीं होगा। अब देखिए, पूरे फ्रांस के अंदर क्रांति हो गई, फ्रांस में इनमें से बहुत सारी चीज़ें लागू की गई। अब यूरोप के बहुत सारे रीजन्स ऐसे थे वहाँ पे ये विचारधारा नहीं चल रही है, तो ये लिबरल्स नाम का जो ग्रुप है सब जगह उड़ता उड़ता जाएगा। इनफैक्ट ये जो लिबरल्स थे दे बिकेम वन ऑफ द मेजर फोर्स बिहाइंड द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। पता नहीं आप में से कितने लोग ने 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ा है, पर 1813 के चार्टर एक्ट के पीछे ये लिबरल्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मिलेगा। इनफैक्ट द लिबरल्स वर वन ऑफ द मेजर पायोनियर फोर्सेस जिन्होंने 1813 के चार्टर एक्ट लाने के पीछे काम किया। इनफैक्ट ये लिबरल्स ही थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को भी तोड़ा है, और ये लिबरल्स ही थे जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कमर्शियल बॉडी के रूप में हटाने की मांग की थी और कहा था कि द ब्रिटिश क्राउन और द ब्रिटिश पार्लियामेंट शुड टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना? तो ये सब पॉइंट से हमको समझ में आता है, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट द लिबरल्स, रेडिकल्स एंड द कंजर्वेटिव्स, द लिबरल्स, रेडिकल्स एंड द कंजर्वेटिव्स, ये तीनों के तीनों वो फोर्सेस है जो इनफैक्ट फ्रांस के अंदर और फ्रांस के बाहर अलग अलग प्रकार के अपनी शासन व्यवस्था इनफैक्ट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, इसके अंदर कुछ लिबरल्स ऐसे थे जो डेमोक्रेसी को फेवर भी करते थे, कुछ लिबरल्स ऐसे थे जो डेमोक्रेसी को फेवर नहीं भी करते थे। अब देखिए, व्हाट डू यू सी, हमको क्या देखने को मिलता है कि जब फ्रांस की क्रांति होती है, व्हेन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन विल टेक प्लेस, तो ये जो लिबरल्स नाम की गैंग है ये काफ़ी पावर के ऊपर आई, और ये लिबरल्स ने इनफैक्ट फ्रांस की सोसाइटी को बदला, सेपरेशन ऑफ पावर लेके आए, पार्लियामेंट्री सिस्टम लेके आए, रिलीजन, प्रोफेशन और सोशल इक्वालिटी की भी बात करने की कोशिश की। बट जब हम लोग फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो इनिशियली जो लिबरल्स पावर के ऊपर आए थे, अगर आपको याद होगा, तो बहुत सारे लिबरल्स ऐसा चाहते थे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट इज राइट टू वोट, वो सबके हाथ में नहीं होना चाहिए। हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास के अंदर कि जब फ्रांस की क्रांति होती है और फ्रांस की क्रांति होने के बाद जब नेशनल असेंबली पावर के ऊपर आएगी, याद आया आपको? तो नेशनल असेंबली जब पावर के ऊपर आती है तो क्या किया था नेशनल असेंबली ने? नेशनल असेंबली ने जब फ्रांस की क्रांति के बाद अपना संविधान लिखा, उसमें राइट टू वोट बहुत लिमिटेड लोगों को दिया था। ठीक है, सो हमको ये देखने को मिलता है कि यूरोप के अंदर और फ्रांस के अंदर ये जो लिबरलिज्म नाम की जो विचारधारा है, जो लिबरल पॉलिटिक्स हमको देखने को मिलती है,
उसके अंदर भी कुछ कुछ वीकनेसेस हुआ करती थी। ठीक है, तो आज हम लोग यही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लिबरल विचारधारा है, जिसे उदारवादी विचारधारा के रूप में पहचाना गया है, इसके क्या क्या खामियां हुआ करती थी, व्हाट वर दी वीकनेसेस ऑफ द सेम एंड व्हाट वर दी पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द सेम। ठीक है, तो ये क्या लिखता है कि हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, ऑल द लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स। अब व्हाई ऑल लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स, तो फ्रांस की क्रांति का एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो कि फ्रांस के अंदर क्रांति हुई, उसके बाद हर एक नागरिक को राइट टू वोट नहीं दिया था। हमने पढ़ा था फ्रांस की क्रांति के बाद दो प्रकार के नागरिकों की व्याख्या दी गई थी। कुछ कुछ नागरिकों को एक्टिव सिटीजन्स बोला गया था, कुछ कुछ नागरिकों को क्या बोला गया था, पैसिव सिटीजन्स कहा गया था। ठीक है, सो वी हैड डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस कि इनफैक्ट एक्टिव सिटीजन्स थे, उनके पास राइट टू वोट था, पैसिव सिटीजन्स थे, उनके पास राइट टू वोट नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो इसी के कारण कहते हैं कि लिबरल्स काफ़ी उदारवादी लोग थे। मतलब इनका मानना ये था कि समाज व्यवस्था के अंदर बदलाव आना चाहिए। इनका मानना ये था कि रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में संबंध नहीं होना चाहिए। इनका मानना ये था सेपरेशन ऑफ पावर भी होना चाहिए, सोसाइटी बदलनी चाहिए पूरी तरह से, आपकी पॉलिटिक्स भी बदलनी चाहिए। ठीक है, बट कुछ कुछ जगह के ऊपर इनफैक्ट इनका मानना ये था कि ओनली मैन शुड हैव द राइट टू वोट एंड दे डिड नॉट वोट दैट द वुमेन शुड बी वोटिंग। ठीक है, तो लिबरल पॉलिटिक्स की एक वीकनेस हो गई आपको, है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ द लिबरलिज्म दैट इमर्ज्ड इन द एरा ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एक क्वेश्चन क्या आएगा आपको, मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं यहां से ही, सो दैट आपको पता चलेगा कि हम लोग कौन से पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या आएगा मेरे दोस्तों, क्वेश्चन आपको ये पूछेगा, डिस्कस द फीचर्स एंड द weakness of the liberal group of individuals that emerged in the post French revolutionary period in Europe। यूरोप के अंदर फ्रांस की क्रांति के बाद उदारवादी समूह की व्यक्तियों की जो विचारधारा जो थी, उसकी लाक्षणिकता और उसकी कमजोरियां क्या है, उसके ऊपर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन क्या आएगा कि फ्रांस की क्रांति के बाद उद्भव होने वाली उदारवादी समूह की लाक्षणिकता, वैचारिक लाक्षणिकता और उनकी जो खामियां हैं, वीकनेसेस, उसके ऊपर चर्चा कीजिए। तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए, द फीचर्स ऑफ लिबरल पॉलिटिक्स, आप ये पॉइंट सबसे पहले लिखोगे। सो यू विल ट्राई टू हाईलाइट कि लिबरल पॉलिटिक्स क्या कहना चाहती है, उसके क्या क्या फायदे थे, वो क्यों इस प्रकार की चीजें की बात करेगी। और वीकनेसेस के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, राइट टू वोट का कंसेप्ट के ऊपर लिख देंगे और हम लोग कहेंगे कि इन्होंने सबको राइट टू वोट को वकालत नहीं किया। फॉर एग्जांपल फ्रेंच रिवॉल्यूशन और फ्रांस की क्रांति होने के बाद भी लिबरल्स पावर के ऊपर आए, पर उन्होंने इनफैक्ट लोगों को राइट टू वोट देने के खिलाफ बात की। दे टॉक्ड अबाउट नॉट गिविंग द राइट टू वोट टू द पीपल ऑफ फ्रांस, मेनी पीपल ऑफ फ्रांस इंक्लूडिंग वुमेन मेंबर्स ऑल्सो। ठीक है, एंड दे वर पावर हंग्री पीपल, ये पावर हंग्री हुआ करते थे। ठीक है, तो इसी के कारण हम लोग कह सकते हैं कि लिबरल्स जो थे ये लिबरल्स को काफ़ी सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया और कहा कि देखिए भाई साहब, आप जो विचारधारा प्रमोट कर रहे हो, ये प्रमोशन ऑफ विचारधारा के रूप में आपकी कहीं ना कहीं वीकनेसेस है। अब लिबरल्स एक विचारधारा थी जो उस टाइम पे फ्रांस के अंदर उभर के आ रही थी। लिबरल्स के सिवाय आपको दूसरी विचारधारा जो मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, रेडिकल्स की मिलेगी। अब लिबरल्स और रेडिकल पॉलिटिक्स के बीच में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी रेडिकल पॉलिटिक्स एंड द लिबरल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो लिबरल पॉलिटिक्स जो है वो इनफैक्ट काफ़ी सारे रिफॉर्म्स आती थी, बट ये रिफॉर्म्स के अंदर कुछ वीकनेसेस थी। रेडिकल लोग जो है ये फंडामेंटली रीस्ट्रक्चर करने की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू रीस्ट्रक्चर फंडामेंटली। रीस्ट्रक्चरिंग फंडामेंटली का मतलब क्या है, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से सब कुछ बदल दिया जाए। एवरीथिंग शुड बी चेंज फंडामेंटली। ठीक है,
तो ये जो फंडामेंटल रीस्ट्रक्चर की बात की गई है ये रेडिकल लोग करते हैं। ऑल दिस रेडिकल पीपल विल बी टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल रीस्ट्रक्चरिंग, और ये रेडिकल लोग ही इनफैक्ट इनमें से थे जो लिबरल्स के अगेंस्ट में हुआ करते थे। वो क्या कहते हैं साहब, ठीक है, तो रेडिकल्स कहते हैं कि भाई हर एक के पास राइट टू वोट होना चाहिए। वो कहते थे कि मोनार्की को अबॉलिश कर देना चाहिए। वो कहते थे कि सेपरेशन ऑफ पावर संपूर्ण रूप से लागू भी कर देना चाहिए। और इसी के कारण हमको ये देखने को मिला कि जो लिबरल पॉलिटिक्स थी उसके सामने जो दूसरा ग्रुप था रेडिकल्स का, ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर से बननी चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर से बननी चाहिए। लिबरल्स क्या कहते थे कि ओनली फ्यू पीपल विल हैव द राइट टू वोट, बट द रेडिकल पीपल वर ऑफ द ओपिनियन कि नो माय फ्रेंड, कि दैट द गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ द पीपल, दैट शुड इंक्लूड द वुमेन मेंबर्स एज वेल। अब आप समझने की कोशिश करिए कि उस दौरान फ्रांस के अंदर क्या हो रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग इन फ्रांस एंड व्हाट वाज हैपनिंग इन ऑल ऑफ यूरोप। तो एक्चुअली क्या हुआ कि अर्ली 1800s के बाद, मतलब 1900s तक का जो पीरियड आया, तो उस दौरान पूरे यूरोप के अंदर आपको एक मूवमेंट मिलेगा जिसका नाम है सफरगेट मूवमेंट्स। ये याद रखेगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सफरगेट मूवमेंट एक ऐसी इवेंट से के साथ जुड़ी हुई घटना हम लोग कह सकते हैं जिसने वुमेन राइट्स के लिए काफ़ी सारा आंदोलन चलाया, और इनफैक्ट पूरे फ्रांस के अंदर, फ्रांस के बाहर भी वुमेन राइट्स को लेके इनफैक्ट इन्होंने बात किया कि भाई वुमेन को राइट टू वोट मिलना चाहिए। और इसी के कारण जो लिबरल पॉलिटिक्स के सामने जो दूसरे पॉलिटिशियंस थे रेडिकल्स, इनका मानना यह था कि हमको सब कुछ चेंज कर देना चाहिए। अब देखो लिबरल्स कैसे लोग थे, तो लिबरल्स वर द इलीट क्लास पीपल। ये कुलीन वर्ग के लोग हुआ करते थे जिनके हाथ में सत्ता थी, जिनके हाथ में शासन की चाबी हुआ करती थी। दे वर हैविंग द की टू द पॉलिटिक्स एट दैट टाइम। रेडिकल्स वर ऑफ द ओपिनियन कि आपको जो भी प्रिविलेजेस दिए गए हैं वो भी आपके खत्म हो जाना चाहिए। अब देखिए क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन यूरोप। तो यूरोप की जो शासन पद्धति है उस दौरान, ये शासन पद्धति के अंदर और जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी उसमें बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे। और उस दौरान मैंने आपको बताया कि यूरोप के अंदर फैक्ट्री ओनर्स काफ़ी सारे उभर के आए थे। क्यों उभर के आए थे फैक्ट्री ओनर्स, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फैक्ट्री ओनर्स का ग्रोथ होने का पीछे का कारण क्या था, क्योंकि फ्रांस के अंदर जब क्रांति होती है और लिबरल पॉलिटिक्स उभर के आ रही थी, तभी आपको इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मिलेगा। और ये जो इंग्लैंड का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने दुनिया को इनफैक्ट पूरी तरह से कैपिटलिस्ट क्लास के अंदर पावर दे दिया था। तो ये जो कैपिटलिस्ट क्लास था, जिसे सोसाइटी का हैव क्लास के रूप में पहचाना गया है, ये जो हैव क्लास के लोग थे इनके हाथ में काफ़ी सत्ता थी। लिबरल्स इनफैक्ट इन्हीं ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोग थे या इनको सपोर्ट करने वाले लोग थे। तो लिबरल्स के सामने जो दूसरा ग्रुप था, कौन था, रेडिकल्स जो था, वो कहता है कि हमको सोसाइटी के अंदर ये जो प्रिविलेज सिस्टम चल रही है, जो अभी नया शासक आया है उसके हाथ से भी सत्ता ले लेनी चाहिए। ठीक है, सो अनलाइक द लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ द लैंडलॉर्ड्स एंड आल्सो द फैक्ट्री ओनर्स। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। रेडिकल्स क्या कहते हैं कि कुछ गिने चुने लोग जो है वो पूरी की पूरी इकोनॉमिक पावर अपने हाथ में लेके बैठे हैं, और इकोनॉमिक पावर अपने हाथ में लेके बैठे हैं, इसके कारण समाज के अंदर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो गई है। तो रेडिकल्स क्या कहते हैं कि वी आर नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। हम लोग ऐसा नहीं कहते हैं कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप किसी की होनी ही नहीं चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि देखिए कुछ कुछ लोगों के हाथ में कुछ ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज है। जैसे आज की तारीख में इंडिया में आपने देखा होगा, तो इंडिया के अंदर शासन व्यवस्था या इकोनॉमिक कंडीशंस में अभी कुछ रिफॉर्म आया था कि इंडिया का 1% ऑफ पॉपुलेशन है, 1% ऑफ पॉपुलेशन है, वो 73% रिसोर्सेज को कंट्रोल करके बैठा है। 1% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंट्रोल्स द 73% ऑफ द रिसोर्सेज। यू कैन इमेजिन कि हाउ मच इनइक्वालिटी इज देयर इन इंडिया। रिमेनिंग 99% ऑफ द पॉपुलेशन हैज ओनली अराउंड 27% ऑफ रिसोर्सेज। तो हमारे और आपके पास 27% ऑफ रिसोर्सेज है, बाकी 1% के पास सब कुछ है। तो आप समझिए कितनी सारी उनके पास माल मिलकर कितना सारा जमीन जायदाद पैसा होगा। ठीक है, तो ये सब चीजों के बारे में रेडिकल्स कहते हैं उस दौरान भी कि इसको हमको बदलना चाहिए, वी शुड चेंज दिस थिंग। ठीक है, तो यूरोप के अंदर दो प्रकार की विचारधारा आ रही थी। पहली विचारधारा जिसे हम लोग कहते हैं लिबरल्स की विचारधारा, जो कहती है कि रिफॉर्म्स लाने चाहिए, और ये रिफॉर्म्स के द्वारा हम लोग सिस्टम को चेंज करेंगे, डेमोक्रेसी को तो नहीं लाएंगे पर एक गवर्नमेंट को चेंज करेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर लाएंगे, इकोनॉमी जो है वो थोड़ी बहुत रिफॉर्म होगी।
रेडिकल्स जो थे वो कंजर्वेटिव्स मैं कहूंगा कि फंडामेंटली रिस्ट्रक्चर करने की बात कर रहे थे, और रेडिकल्स का मानना था कि पूरी की पूरी शासन पद्धति को बदल देना चाहिए, इकोनॉमिक सिस्टम को भी बदल देना चाहिए। अब उसके सामने तीसरी विचारधारा थी जो यूरोपियन सोसाइटी के अंदर डिस्कशन कर रही थी, वो थी कंजर्वेटिव्स की। क्या कर रही थी? कंजर्वेटिव्स की। अब देखो कंजर्वेटिव्स का क्या रोल प्ले था, ठीक है। तो कंजर्वेटिव्स नाम ही अगर आप देख पा रहे हो, इफ यू कैन सी द नेम इटसेल्फ, तो नाम के अंदर से ही हमको देखने को मिलता है कि कंजर्वेटिव्स एक ऐसा ग्रुप था जो इन सब को विरोध कर रहा था, इट वॉज अपोजिंग दैट, ठीक है। कंजर्वेटिव्स का मानना बहुत क्लियर कट था कि जो चीजें चल रही है उसको वैसा का वैसा ही रखना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो क्या होता है कि जब फ्रांस की क्रांति होगी, तो फ्रांस की क्रांति होने के बाद जब समाज व्यवस्था के अंदर जो आइडियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे थे, उसमें रेडिकल्स और लिबरल्स को इनफैक्ट अपोज करने के लिए कंजर्वेटिव्स उभर के आए। ये कंजर्वेटिव फ्रांस के अंदर भी उस टाइम पे जिंदा थे, और फ्रांस की क्रांति के बाद भी इनफैक्ट कंजर्वेटिव्स जो थे वो थोड़ा बहुत अपना दिमाग खोलने की कोशिश कर रहे थे, और इनको लग रहा था कि इनफैक्ट हमको अब बदलाव लाने की ज़रूरत है। इनिशियली कंजर्वेटिव्स बहुत ही आइडियोलॉजिकली रूढ़िचुस्त थे, और इन सब का मानना था कि हमको कोई बदलाव नहीं लाना चाहिए, बट धीरे धीरे इनफैक्ट इनको अब समझ में आ रहा था कि अब चेंज लाने की ज़रूरत है। अब देखिए कंजर्वेटिव क्लासेस भी अब एक्सेप्ट कर रहे थे कि हमको चेंजेस लाने चाहिए। ये चेंजेस ग्रेजुअल लाओगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, और इसी के कारण 19th सेंचुरी तक आते आते, बाय द 19th सेंचुरी इनको लग रहा था कि अब चेंजेस इनएविटेबल हो गए हैं, और इनफैक्ट जो पास्ट के अंदर हुआ है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और अभी जो चेंज है वो चेंज ग्रेजुअल लाएंगे तो हम लोग ठीक रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि फ्रांस की क्रांति के बाद इनफैक्ट अलग अलग प्रकार के आइडियाज उभर के आए। कुछ आइडियाज जो थे वो आइडियोलॉजिकल डिस्कशंस में कोई लिबर्टी की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि रेडिकली चेंज कर देना चाहिए, कुछ कह रहा है कि नहीं अब जो भी चेंज होगा धीरे धीरे हम लोग करेंगे। और इसके कारण क्या होता है कि सोसाइटल क्लैश होते हैं ड्यूरिंग द पॉलिटिकल एंड दी सोशल टर्मोइल दैट फॉलोड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस की क्रांति होने के बाद बहुत सारी इनफैक्ट डिस्कशंस होने की शुरुआत होगी, और इसी दौरान हमको देखने को मिलता है कि फ्रांस की जब क्रांति होती है, फ्रांस की क्रांति जब होगी उसी के बाद डिस्कशन होने की शुरुआत होती है, और ये डिस्कशन में इनफैक्ट अलग अलग चर्चा हुई। एक ग्रुप ने कहा चेंजेस लाने चाहिए, दूसरा ग्रुप कह रहा है चेंजेस नहीं लाने चाहिए, तीसरा ग्रुप क्या कह रहा है? तीसरा ग्रुप कह रहा है कि भाई चेंजेस इस प्रकार से लाने चाहिए, ठीक है। तो सारी भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं, इन अ कॉमन लैंग्वेज वी कैन कंक्लूड दैट कि आपकी फ्रांस की क्रांति हुई, उसके बाद इनफैक्ट जो चेंजेस आने की शुरुआत होती है वो चेंजेस बहुत ही ग्रेजुअल लाने के लिए इनफैक्ट अलग अलग फोर्सेस फाइट कर रहे होते। देयर वर डिफरेंट फोर्सेस हु वर फाइटिंग एट दैट टाइम, एंड दे वर बेसिकली फाइटिंग टू हाउ टू मोल्ड द सोसाइटी, ठीक है। अब इसी के कारण क्या होता है कि धीरे धीरे आपकी जो आइडियोलॉजिकल डोमेन्स है और आइडियोलॉजिकल डिस्कशन जो होती है, इसी के अंदर से फिर सोशलिज्म नाम की विचारधारा उभर के आएगी, ठीक है। अब सोशलिज्म क्यों आया है? तो सोशलिज्म आएगा इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के कारण, और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का मूलभूत कारण यही था कि सोसाइटी को जब इनइक्वालिटी के रूप में दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया, एक हैव क्लास है जिसके पास बहुत पैसा है, और एक दूसरा क्लास है जिसे हम लोग कहते हैं हैव नॉट क्लास, जिसके पास लिमिटेड मनी था। तो उसके कारण फिर कन्फ्लिक्ट और इश्यूज क्रिएट होंगे, और ये कन्फ्लिक्ट और इश्यूज होने के कारण धीरे धीरे इंडस्ट्रियल चेंजेस जो सोसाइटी में हुए उसके कारण सोशलिज्म आया, ठीक है। तो सोशलिज्म नाम की विचारधारा अभी आने में टाइम है, अभी थोड़ा टाइम है। मैंने आपको बताया कि सोशलिज्म को जब हम लोग समझते हैं तो सोशलिज्म का ओरिजिन जो है वो 1850s के आसपास होगा। अभी हम लोग ने जो देखा है वो हमने यही समझने की कोशिश की है कि जो आइडियोलॉजिकल चेंजेस आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, ये आइडियोलॉजिकल चेंजेस कैसे उभर के आए, और ये आइडियोलॉजिकल चेंजेस में तीन विचारधारा, द लिबरल्स के साथ साथ हम लोग क्या कह सकते हैं, रेडिकल्स, और रेडिकल्स के साथ साथ जो तीसरी विचारधारा कौन सी थी, कंजर्वेटिव्स की। इन सब के बारे में आपको पॉइंट पता होना चाहिए, यू शुड नो कि किन किन प्रकार से इनफैक्ट ये डिस्कशन हुआ। यही डिस्कशन के कारण समाजवाद की विचारधारा आएगी। समाजवाद क्या है? तो मैंने आपको अभी बताया कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कहता है कि द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, द सोर्सेस ऑफ इनकम एंड द रिसोर्सेज शुड बी कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी। एंड बेसिकली ये सोसाइटी को क्यों कंट्रोल करने की बात करता है, इसके पीछे जब हम लोग फैक्टर्स देखेंगे
तो एक सबसे बड़ा फैक्टर जो था इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल, वो था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो सोशल चेंजेस के ऊपर जो इम्पैक्ट करेगा, इसी के कारण आपके यहाँ पे जो सोशलिज्म नाम की विचारधारा है वो पॉपुलर होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जब मैं आऊँगा तो आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज क्यों हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होता है, जब औद्योगिकरण का विकास होगा, तब लिबरल पॉलिटिक्स का क्या रोल प्ले था, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम कैसे फ्रांस के अंदर, फ्रांस के बाहर कार्ल मार्क्स की विचारधारा, किस तरह से रॉबर्ट ओवन की विचारधारा, किस तरह से लुई ब्लैंक की विचारधारा इनफैक्ट प्रभावित करती है और पूरी दुनिया के अंदर एक क्रांति जो है उसको नए सिरे से लाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो आज के क्लास के अंदर इतना रखते हैं। लेट अस कंक्लूड द क्लास टुडे। आज हमने आइडियोलॉजिकल डिस्कशन किए हैं आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और आपको ये समझाने की कोशिश की है कि भाई ये जो फ्रांस की क्रांति होती है, ये फ्रांस की क्रांति के बाद किस तरह से आपकी समाज व्यवस्था बदलने की बात की गई है, और फ्रांस की क्रांति के बाद कैसे इनफैक्ट आपके यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं वो कैसे कैसे रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं। आज मेरा मॉडर्न एंशिएंट इंडिया के ऊपर लाइव कोर्स शुरू हो रहा है ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। मैं आपको फिर से कहूँगा वेलकम है कि आप जुड़िए हमारे साथ। PN Live इज माई रेफरल कोड। Please use this referral code. You will get 10% discount while taking the subscription. एंड डेली 2 आवर्स के सेशन रहेंगे, हम लोग इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री NCERT में यहाँ पे कराऊंगा, बट वर्ल्ड हिस्ट्री भी NCERT के बाहर आपको बहुत सारा पढ़ना होता है, तो मैं उसके लिए आपको फिर से वेलकम करूँगा कि आप हमारे साथ जुड़िए ऑन दी अनअकैडमी एप्लीकेशन। मैं आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, और आपको जो भी डाउट्स होंगे उसके हर एक के आपका जो सॉल्यूशन है वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। एंड ये थोड़ा लिबरल पॉलिटिक्स के ऊपर सोचिएगा, सोशलिज्म क्यों आए इसके ऊपर सोचिएगा। सोशलिज्म के ऊपर तो अभी आज आए नहीं हम लोग, पर कैसे लिबरल पॉलिटिक्स ने पूरी वर्ल्ड को मोटिवेट किया, किस तरह के चेंजेस को प्रमोट किया, इन सब पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। आज यहाँ पे रखते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडीइंग।